दोस्तों नमस्कार। आज का यह पॉडकास्ट बहुत विशेष है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमान से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। इसमें बहुत ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जिनको सुन करके डेफिनेटली मुझे यकीन है आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलने वाला है। अगर यह पॉडकास्ट से आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर भेजें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे मेहमान हैं हमारी कंपनी के डायमंड लीडर मिस्टर महेश रायकवार सर, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। सर से मेरी मुलाकात हुई इंटरनेट के माध्यम से। आज अगर ये इंटरनेट ना होता तो शायद आज हम साथ नहीं बैठे होते हैं। मेरे गुरु रामवीर सर हमेशा एक बात कहते हैं कि एक पंख के जो पक्षी होते हैं वो एक डाल पर कभी न कभी ज़िंदगी में ज़रूर बैठते हैं। जैसे 7 समंदर पार से मानसून आने पर कुछ पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं, कई सागर क्रॉस करके, कई हज़ारों किलोमीटर की यात्रा दूर करके, और वो अपनी जाति के साथ, अपने समूह के साथ में कुछ समय बिताते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार से ज़िंदगी में ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा हुआ है, तयशुदा है। और आज इस इंटरनेट की बदौलत ये सब कुछ इतना पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया है कि कहाँ मैं उत्तराखंड का रहने वाला और कहाँ सर बुंदेलखंड महोबा के रहने वाले, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से, आज AWPL की वजह से आज हमारे बीच में ऐसा प्यार है जैसे दो सगे भाइयों में नहीं होता। वो कहते हैं कि हम इस बिज़नेस में केवल बिज़नेस पार्टनर नहीं, लोगों के साथ में, लोगों को हम अपने साथ जोड़ते नहीं हैं बल्कि उनके साथ जुड़ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है। तो आइए उनका परिचय उन्हीं की जुबानी कराऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के हमारे इस टॉक शो में। जी, महेश सर, जी सर। मैं तो आज काफ़ी हद तक आपको जानता हूँ, जी, जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज जो भी ऑडियंस हमारी आपको सुनेगी जी, जी। वो आपके थोड़ा सा पृष्ठभूमि अगर आपकी बताना चाहें तो अगर आप। जी, बिल्कुल सर नमस्कार। मेरा नाम महेश रायकवार है और बेसिकली अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश के एक बुंदेलखंड एरिया है, महोबा अलाउद्दीन की नगरी है, वहाँ से मैं निवास करता हूँ। और पिछली अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो लगभग 17 साल से फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा था। लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, नॉर्मली लाइफ कट रही थी, बट फिर भी सपने बड़े थे तो कुछ करने की चाहत थी। और इच्छाएं बड़ी होने के कारण, जैसे सर ने अभी बात करी है कि एक डाल के पक्षी कभी ना कभी एक बार बैठते जरूर हैं एक डाल पे। करेक्ट है। तो सर मेरे को भी ऐसी तलाव, मेरी उड़ान जो चल रही थी बरकरार थी, और एक दिन मौका मिला आपके साथ इंटरनेट के माध्यम से 2019 में, और सर के साथ कनेक्ट हुआ। और आज देखो मैं 17 साल वर्किंग करने के बाद वहाँ एक बड़ा डाउनफॉल आया। उस डाउनफॉल में मैं फिर से जहाँ के तहाँ उसी लेवल पे आ चुका था और स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी, ज़िंदगी नीरस हो गई थी, सर्वाइव करना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन फिर सर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सर से भेंट हुई और आज सर के साथ इस काम की शुरुआत करी। सर आज 4 साल हुए हैं। तो आपके सहयोग से, अगर ये सहयोग नहीं होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं होता। आज अगर मैं अपनी पर्सनल अचीवमेंट की बात करूँ तो 4 साल में इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के, जो मैं तो कहूँगा कि एक किंग के साथ मैंने शुरुआत करी है, बादशाह के साथ शुरुआत करी है, तो मेरे को आभार है आपका। ऐसे ही अपना सहयोग बना के रखिए। ये ज़रूर तय है कि आपने ज़रूर एक बुंदेलखंड में एक नींव रखी थी, लेकिन आज जो बीज डाला था आपने, एक बरगद का विशाल वृक्ष बन चुका है। तो आज उस वृक्ष की वजह से आज पूरे बुंदेलखंड में लगभग मैक्सिमम जिलों में मेरा बिजनेस, मेरा काम है सर, और ये सब आपका सहयोग है। और अचीवमेंट की बात करी जाए तो आज मेरे साथ लगभग 75 से 80 हज़ार लोग वर्किंग कर रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। पिछले 4 सालों में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और शायद इसीलिए मैं आपको विशेष रूप से जो है कि तवज्जो देता हूँ, बहुत आपको मैं पसंद करता हूँ, आपकी लीडरशिप को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपने 17 साल, आप AWPL में आने से पहले फाइनेंस सेक्टर में आप जी, जी, काम किया हुआ आपने। उससे पहले अगर मैं एजुकेशन की आपकी बात करूं तो कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल आपने? सर, मैं अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो बहुत पुअर कंडीशन का था सर। ओके। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जॉब के सैलरी पर्सन थे घर पे, बट मैं अपने खानदान का सबसे पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मैंने इंटर के बाद BA किया, ग्रेजुएशन कर रखी थी, और वो भी बिना डायरेक्शन के, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था मेरे को कि तेरे को इंटर के बाद क्या करना है।
मतलब डायरेक्शन लेस था, मतलब कोई बताने वाला नहीं था। तो अपने विवेक से मैंने ग्रेजुएशन करी और उसी ग्रेजुएशन के बाद चूंकि घर की माली हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि आपने देखा 6वें वेतन आयोग से पहले पहले घर की सैलरियाँ या जो जॉब पर्सन लोग थे ना के ना के बराबर बराबर, सैलरियाँ थी बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं भी उसी तो में से मैं मेरे को मेरे फादर रेलवे में एज ए लोको पायलट थे, दादा भी वर्कशॉप रेलवे में रहे, दादी भी स्कूल में रही। अच्छा, बिल्कुल सर। और मेरा 3 पीढ़ी से अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब से लोग हैं, ओके, बट ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी सर। मेरे बड़े भैया भी रेल लोको पायलट, मेरे बड़े दादा भी वो भी रेलवे में एज ए वर्कशॉप में थे। अच्छा, अभी अगर वर्तमान न्यू जनरेशन की बात करूं तो मेरा छोटा भाई भी वर्कशॉप में रेलवे में है। यहाँ तक कि मैं बात करूं तो मेरी बहू भी वर्कशॉप में है। अच्छा, लेकिन सर फिर भी ज़िंदगी में देख रहा था जैसे की तैसे कट रही थी। मतलब जो घर पहले दादा ने बना रखा था उसी में मेरे पापा रहे, उसी में मेरे बड़े पापा रहे, उसी में मेरी 3rd जनरेशन रह रही है। तो ये मेरे को पीड़ा रहती थी कहीं से कि यार मैं ये ज़िंदगी जीने के लिए आया हुआ, तो मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। ओके, तो भले ही चलो मेरे को मेरी तलाश खत्म हुई, एक फाइनेंस सेक्टर में जुड़ा, लेकिन वहाँ से वो बेहतर नहीं कर पाए सर, जो मेरे को चाहिए थी, जो मेरे सपने थे, मेरी चाहत थी। तो वो फाइनेंस सेक्टर में जाने का आपने कब मन बनाया? कॉलेज पास आउट कॉलेज पास होने के बाद, बिल्कुल सर, ग्रेजुएशन करने ग्रेजुएशन के बाद, बिल्कुल। बाद आपने मन बना लिया कि मुझे ये करना, मुझे जॉब नहीं जॉब करनी। नहीं, नौकरी मेरे और दिमाग जॉब में ना करने के पीछे आप ना करने का जो आपका सोच था वो इस वजह से था कि आप 2 जनरेशन देखते आ रहे थे, दादाजी भी उसी घर में, पिताजी भी उसी घर में, और जबकि वो और सरकारी जॉब सारे में। सरकारी जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल जॉब सही थी। बात आपने कही। चलिए, क्योंकि 6 पे कमीशन से जी, पहले बड़ा बहुत कम कम सैलरी सैलरी थी। अब हालांकि आज सैलरी ज़्यादा हो गई है तो महंगाई 10 गुना बढ़ 10 गई। गुना बढ़ गई, बिल्कुल बेसिकली सर। बट अगर मैं बात करूं उस समय की भी, उस समय भी स्थिति वैसी थी, अगर वेतन बढ़ गए हैं तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। अगर छोटा भाई जॉब कर रहा है, बड़े भाई अगर अभी भी लोको में है, रेलवे में है, तो उन्होंने एक छोटा सा घर बना पाया अभी तक। और मैं अगर बात करूं कोई संसाधनों की, तो अभी बाइक पे जिंदगी गुजर रही सभी। जी 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 जी। वो कहते हैं कि सर नौकरी वाला इंसान भूखा कभी मरता नहीं और और लखपति पैसे कभी वाला कभी पैसे बनता बनता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही यथार्थ सर, हमने देखा है। जीवन भर एक रैट रेस में फंसा रह जाता है। आपने रिच डैड पुअर डैड अगर किताब पढ़ी होगी तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक्सप्लेन किया गया है बिल्कुल बिल्कुल कि रैट रेस क्या होती है, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। तो जिनको भी ये रैट रेस समझ में नहीं आती है जॉब पर्सन को, उनको एक बार रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। एनी हाउ सर, तो सर उसके बाद में कुछ फाइनेंस सेक्टर में आपका बहुत बड़ी क्राइसिस डिस्प्यूट हुआ। बहुत बड़ी क्राइसिस हुई। आप सोचो सर कि हमने पूरी जवानी लगा दी उस सेक्टर में, जी। क्योंकि अब 18 साल का 17 साल का पीरियड लॉन्ग टर्म होता है और पूरी युवा अवस्था हमने उसमें गुजार दी। जी जी, और जब ये क्राइसिस आई सर, ऐसे समझ लो हम जिस जहाज़ पे बैठे थे वो पूरा जहाज़ ही डूब गया। डूब गया। तो जैसे चले थे जहाँ तहाँ जीरो पे आ गए और अपने आप को बचाना ही मुश्किल पड़ रहा था। जी, जैसे तैसे एन कैन प्रकरण बचा के ले आए और आज ज़िंदगी जीने के लिए फिर से हमारे को बेहतर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश थी कि यार कैसे ज़िंदगी को जिया जाए। ओके, तो हम सौभाग्यशाली थे कि आपसे इंटरनेट के माध्यम से मुलाकात हुई और देखो ज़िंदगी आपके साथ चले तो एक अच्छे, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे को एक अच्छे आइडियल लीडर्स मिले, गुरु मिले, एक बड़े भाई की तरह। और आज मेरी ज़िंदगी सर फिर उसी स्थान पर आ गई है। कह सकता हूँ कि आज बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया सर। ये आपकी मेहनत का परिणाम है और इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर हूँ। एक बात मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि फाइनेंस सेक्टर से और प्रोडक्ट सेलिंग करने के प्रोफेशन में आना कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में तो सर केवल कागज़ बेचा जाता है, बिल्कुल सर, सिर्फ और सिर्फ कागज़ में पैसा दिखाया जाता है कि भाई इतना पैसा लगाओगे तो इतना पैसा आएगा। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट सेल करने में तो सर तेल निकल जाता है। वो तेल बेचने में तेल निकल जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता अच्छे है अच्छों का। बिल्कुल तो मीनवाइल की प्रोडक्ट सेल करने में, शुरुआत में प्रोडक्ट बेस्ड काम करने में आपको क्या दिक्कत आई सर? क्या चैलेंजेस आए वो मैं जानना चाहूँगा जरूर। बिल्कुल बहुत टफ रहा सर। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ पीछे की अगर ज़िंदगी की बात करूँ, जो हम फाइनेंस सेक्टर में थे वो तो चेहरा देख के पैसा दे रहे थे सर। एक दूसरे के रिलेशन में इमोशनली टच थे हम लोग। मामा मिल गए, चाचा मिल गए, ताऊ मिल गए, उन्होंने कहा बेटा तू आया तो ले जा। और हम एक नॉर्मल कागज़ दे के जाते थे, वो सिक्योरिटी बेस पे। लेकिन जब क्राइसिस आई तो वही मामा चाचा ताऊ विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए। जब इस सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग में अगर जब आए तो लगा यार कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि मैं सर सही बात करूँ तो मैं फाइनेंस में था, तब भी मेरे को एक बार एक इंडस्ट्री देखने का मौका मिला था, प्रोडक्ट देखने का मौका मिला था। ऐसे समझ लो कि 96 में एमबीए में। ओके। बिल्कुल। लेकिन उस समय मैं ना इस मायाजाल में फंसा हुआ था, तो मैं निर्णय नहीं ले पाया कि मेरे को यार, क्योंकि मैं यहाँ सेटल था और उस समय पर वहाँ पैसा अच्छा आ रहा था, तो मैं ये नहीं क्विट नहीं कर पाया उसको और यहाँ पे निर्णय नहीं ले पाया कि नहीं इस सेक्टर में जा सकता हूँ। जबकि अगर मैं उस समय चला जाता तो बहुत बेहतर कर पाता। लेकिन 17 साल लाइफ गुजारी वहाँ पे सर,
और बैड एक्सपीरियंस ये रहा कि वो जहाज डूबा, वो बड़ी क्राइसिस हुई। तो 17 सालों में आपने अर्निंग भी किया या नहीं किया? बिल्कुल सर, ऐसा तो नहीं कि अर्निंग किया होगा तो आपकी लाइफस्टाइल भी बड़ी होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। खर्चे भी बड़े खर्चे होंगे। बढ़ गए थे अब सर। लाइबिलिटीज बढ़ा ली हैं और जहाज डूब गया है। बिल्कुल। अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं था। तो सही समय पर आपको बिल्कुल, RBPL हाँ, मिल यही गई। बात हुई कि हमने ना 17 सालों में जो लाइफ जी है, तो लाइफ के अमूमन सी बात है कि जैसे पहले कहते हैं लोग दाल रोटी खाते हैं, अगर पनीर खा लो सर तो फिर पनीर की आदत लग जाती है। करेक्ट है। तो लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बढ़ चुका था, बच्चों के खर्चे बढ़ गए थे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे थे, इनकम ठीक ठाक लेवल पे थी। तो अब जब जहाज डूबा या क्राइसिस आई ना सर, तो जिंदगी को सर्वाइव करना मुश्किल पड़ रहा था। मुश्किल हो रहा था। तो मैं खुद एक तलाश में था कि मेरे को यार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा सेक्टर मिल जाए। और सही बात बताऊं सर, मेरे को यही डायरेक्ट सेलिंग याद आई जो मैंने 96 में देखी थी। ओके तो मैं बस एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग की तलाश में था ओके। कि मेरे को यार अगर ये तो टैलेंट है कि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं कचड़ा ही बेच सकता था। सही बात है। करेक्ट है। और मेरे को अच्छी डायरेक्ट सेलिंग की तलाश थी। और सही बात बताऊं सर, मैं इस बिजनेस मार्केट में रहकर मेरे को ये तय था कि अगर मुझे एक अच्छा लीडर मिल जाए, एक अच्छा प्लान मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो मैं जो काम 17 साल में नहीं कर पाया ना, वो 5-6 साल में कर सकता था। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। प्लेटफॉर्म और अगर एक मेंटर सही मिल जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, प्रोडक्ट सही मिल बिल्कुल, जाए तो बिल्कुल। बढ़िया काम हो बढ़िया सकता है। काम किया सर। तो शुरुआती दौर में आपने टीम कैसे बनाई फिर सर? बिल्कुल सर। बस अब मैं तो यही कहूँगा सर कि जब आपसे भेंट हुई तो पूरा आपका डायरेक्शन मार्गदर्शन रहा। बाकी मेरे अंदर जो टैलेंट रही, जो कुव्वत रही, काबिलियत रही, तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से इमोशनली टच रहा सर। मतलब मैं हमेशा लोगों को अगर पुराने सेक्टर में बिजनेस अपने साथ जोड़ के रखा, तो प्रोफेशनली के साथ साथ मैं इमोशनली रहा सर। जी जी। और ये प्लस पॉइंट भी है सर। अगर हम किसी के साथ इमोशनली टच रहे हैं, रिलेशन रिलेशन मेंटेन किए थे हमने, तो उसका मेरे को फायदा मिला कि मेरे इस इमोशनली और रिलेशन मेंटेन करने की वजह से लोग इस बात से खुश थे कि चलो यार ये बंदा आज नहीं कल अगर किसी कारण से मेरे साथ आएगा तो मैं इसके साथ खुल के काम कर पाऊंगा। ऐसे कुछ लोग थे सर जो मेरा वेट कर रहे थे और मैं भी दूर से ना उनको देखता था कि यार ये मेरे को मिल जाता मैं काम बड़ा कर सकता हूँ। ओके, यानी कि आप प्रीवियस जो फाइनेंस सेक्टर पे काम कर रहे थे या कहीं भी दाएं बाएं कोई भी लोग मिले तो आपने उनके साथ रिलेशन में मेंटेन रिलेशन बना करके बिल्कुल, रखा, एक अपनी अच्छी इमेज इमेज लोगों तक, सोशल लाइफ सोशल आपने लाइफ, जी अगर ये बिल्कुल, कहा जाए बिल्कुल तो सर, सबसे हाय हेलो रखा बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। और वो ये काम आया थी कि आज प्रीवियस सेक्टर के लोग आज आपके आज साथ मेरे साथ है सर। यहाँ तो ऐसे कह सकते हैं कि मैंने शुरुआत करी तो मेरे को कंपनी अच्छी मिल गई। जी आज SLPS को तो दुनिया जान रही है सर। जी। और अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की, तो रियलिटी में आपका नाम भी सर कम नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को आपके साथ रहने का मौका मिला। और सौभाग्यशाली ये भी है सर कि जो मेरे पुराने साथी थे, मेरे को जो कोर मिली, मेरे जो लीडर साथी है, वो भी मेरे साथ पूरे विश्वास के साथ आए। और उस विश्वास के साथ हमने ना एक फिर से पुनः नई पारी खुली, जिंदगी के दूसरे पड़ाव में शुरुआत करी और आज हम उनके साथ मिलकर काम किया सर। तो बड़ी बात ये कहूँ कि मैं पहले भी लोगों से कहता था कि मैं अकेले पैसा नहीं बनाना चाहता, मेरे साथी पैसा बनाए, ये बड़ी बात है। और मैंने यहाँ भी यही बात साबित करी। वही आपने फाइनेंस सेक्टर में भी बिल्कुल, यही मोटिव रखा यही आपने मोटिव रखा कि भाई मेरे टीम के लोग भी ग्रोथ करने चाहिए। मैं और अकेला ग्रोथ करके क्या बिल्कुल इसी करूँगा? मोटिव के साथ मैं काम किया सर। और जिनको मैं साथ में लेके आया था, मैंने पहले उन्हें यही कॉन्फिडेंस दिया था कि चिंता मत करना सर, अगर महेश रखवार के हिस्से में अगर एक रोटी आएगी तो आधी रोटी आपके हिस्से में भी आएगी। क्या बात है सर। तो इसी उद्देश्य को लेकर काम शुरू किया और आज उनका सहयोग मिलता गया और आपका डायरेक्शन मिलता गया और ये कारवां बढ़ता चला गया। और आज 4 साल में सर जिंदगी जहाँ की तहाँ फिर आ गई। जहाँ की तहाँ नहीं कह सकता मैं, उससे 10 गुनी ऊपर हो गई है सर। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ लेकिन आप मेरे ऊपर वो बात टाल देते हो कि सर आपकी वजह से हो रहा है, आज वो जवाब नहीं देना। आप ये बताओ कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? आप पहले डायमंड ऐसे हो जिसके SEO में भी 2 स्टार सफायर हैं और SGO में भी 2 स्टार सफायर हैं। ऐसा कैसे हुआ कि शुरुआत के 4 लोग आपके बराबर के रैंक हैं? आखिर कैसे? ये भी सर मेरे को क्रेडिट नहीं देना, आपने कैसे किया वो बताओ। नहीं, क्रेडिट तो हमेशा गुरु को जाएगा। देखो इसमें कोई शक नहीं। और एकलव्य और अर्जुन की कहानी सबने सुन रखी है सर कि किसी ने द्रोणाचार्य के साथ रह के काम किया है और किसी ने एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के काम किया है। तो मैंने ऐसे भी कह लो कि चलो आपकी मूर्ति बना के काम किया है, भले ही थोड़ी देर के लिए पीछे करूँ, लेकिन श्रेय तो आपको ही जाता रहेगा। हाँ ये जरूर है कि मैंने जो विश्वास कायम कर रखा था सर पीछे लोगों से, तो वो विश्वास के साथ मेरे साथ जो लोग आए, मतलब ऐसे कह सकता हूँ इस इंडस्ट्री में अगर आपको जिंदा रहना तो आपकी कोर जिंदा होनी चाहिए। करेक्ट है। एज ए शुरुआत के जो लीडर हैं उनको ये विश्वास होना चाहिए कि यार मैं जिस बंदे के साथ हूँ ये मेरे को कभी डूबने नहीं दे सकता। और मैंने सर वो साबित करके उनके साथ दिखाया। उन्हें आज भी ये कॉन्फिडेंट है कि महेश रैकवार अगर इस बिजनेस में जिंदा है तो हम जिंदा बने रहेंगे। सर मैंने ऐसा भी कई फील किया कि लोग अपलाइनों से अपने जो एज ए गुरु कहते हैं जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं, स्ट्रेस रखते हैं कि यार इसको मेरी वजह से पैसा जा रहा है। लेकिन सर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी डाउनलाइन ना मेरे पीठ पीछे भी ये कहती है कि यार अगर महेश सर डायमंड नहीं ब्लू डायमंड बनेंगे तो मैं डायमंड हूँ, वो डायमंड नहीं।
क्या बात। ये सोच रखते हैं सर, इसी सोच के साथ मैं उनके साथ काम करता हूँ। मेरी तरक्की का कारण भी यही है सर। जी। अक्सर होता क्या है कि शुरुआत में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो सबकी अच्छाई अच्छाई नज़र आती है, फिर धीरे धीरे काम करते हैं तो मान लीजिए कि आप अपलाइन हो मैं डाउनलाइन हूँ, अब मेरे से कोई गलती होती है तो आप मुझे करेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे वो हजम नहीं होता, मैं आपकी बात नहीं मानता, तो फिर अपलाइन इस बंदे का साथ छोड़ देता है बिल्कुल। और फिर वो दूसरे बंदे को पकड़ लेता है। और इसी वजह से ऊपर वाले जो पहले लोग आते हैं वो सबकी बराबर ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन आपके नेटवर्क में मैंने ये देखा है कि भाई शुरू में आप 5-6 लोग आए थे, 6 लोग आए थे आप लोग जी, 6 लोग आए थे और 6 में से आज 5 लोग यहाँ पर 35 लाख से ऊपर 40 लाख रुपए कमा चुके 35 से 40 लाख 5 लाख लोग बिल्कुल आपके सर, कमा चुके हैं और आप खुद डायमंड बन जी चुके जी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता, वो आपको जाता अरे है, ना आपकी अरे लीडरशिप ना को सर, जाता है कि आपने किसी का साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल सर, आपने किसी का हाथ नहीं जी छोड़ा, है ना। बिल्कुल। ओके, अब उसके बाद में सर एक दूसरा सवाल, अब मान लीजिए कि 4 लीडर आपके साथ में आए तो उनके साथ में तो काम करके आपने उनका नेटवर्क बिल्ड कर लिया, नया नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाता है, डेप्थ कैसे क्रिएट की जाती है, वो मुझे आपसे सीखना है और हमारी ऑडियंस को सिखाना है। ना जी सर, डेप्थ कैसे क्रिएट की जाती है, किसी आज आपके टीम में 4 स्टार सफायर हैं, आज आपकी टीम में 2 सफायर हैं, 3 सफायर हैं और आपके टीम में आज कई रूबी स्टार 35 टोपाज है सर, 35 टोपाज है ना, 6-7 रूबी स्टार है, 7 रूबी स्टार हैं। तो इनके अलावा अब एक फ्रेशर को टोपाज कैसे बनाते हैं सर, वो गुण आप सर हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे बिगिनर्स हैं आज इस बिजनेस में, उनको कैसे सिखाएं? बिल्कुल सर, मेरा ये प्रयास रहता है सर कि जो भी फ्रेशर मेरे साथ आता है तो मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि इसकी पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड है और किस फैमिली से बिलोंग करता रहा सर, और ये किस माहौल से निकल के आया है। अगर नेटवर्कर है तो हम नेटवर्कर की तरह ट्रीट करते हैं, अगर कोई किसी फ्रेशर के रूप में आया है तो मैं सर टोटल फोकस करता हूँ एजुकेशन पे, एजुकेशन में फोकस करता हूँ, एजुकेशन में समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले दिन ना उसको बिठा के ना कंपनी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताने का प्रयास करता हूँ, चाहे कंपनी की प्रोफाइल हो सर, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट हो, चाहे कंपनी का कैरियर प्लान हो, मैं पहले दिन ही ना उस बंदे को परफेक्ट तरीके से करके बाहर निकालता हूँ। तो पहला मेरा आशय क्या होता है उससे कि बेटा जो एजुकेशन मैंने दी है ना, सेम यही बात तेरे को बाहर करनी है, इसके अलावा लीक से हट के काम नहीं करना। तो पहले दिन मैं उसको जब बाहर निकालता हूँ ना तो उसके साथ ना 10 दिन 5 दिन 20 दिन जो भी मेरे को शुरुआती वर्किंग करनी पड़ रही है, मैं उसके लोगों से खुद मिलता हूँ, खुद उनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ और वो सारे उनके जो भी प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ सर, और मैं बैठ के दिखाता हूँ कि देख मैं ऐसे ऐसे प्लान करना है, ऐसे ऐसे करना, मतलब जो भी चाहे काउंसलिंग कर रहा हूँ, चाहे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, चाहे बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ, वो तब तक इस बात को सीखेगा जब तक मैं 10 से 12 प्लान नहीं कर लेता हूँ। और उसके बाद उसके फिर सर धीरे से उसको खुद जिम्मेदारी देता हूँ कि तेरे को ना अपने खुद के प्लान करने हैं, अपने ऐसे समझ लो सर जिस पॉइंट पे मैंने काम करना शुरू किया उस पॉइंट पे अपना एक वेन्यू बनाने का प्रयास करता हूँ। मतलब मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि एजुकेशन में फोकस किया जाए। अगर एजुकेशन अच्छी होगी सर, सीख के बड़ा काम किया जा सकता है, धीरे धीरे ये डेवलप होते चले जाते हैं सर। ओके, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप फ्रेशर को डायरेक्ट हैंडल करते हैं, आप उसे किसी लीडर को नहीं देते। कुछ दिन तो आपको कभी शर्म नहीं आती है इस बात को, कभी हेजिटेशन नहीं होता कि यार मैं तो डायमंड हूँ और मैं फ्रेशर के साथ कैसे काम करूँ? इस बिजनेस में अगर देखा जाए तो यही डाउनफॉल है सर, सही मैंने जहाँ तक फील किया है। लोग ना जैसे जैसे रैंक बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे सर ग्राउंड छोड़ देते हैं। सही बात तो यह है कि अगर हम ग्राउंड ना छोड़ें और हम जैसे आपने बोला 4 लोगों को सफल करा दिया, अगर हम ये ट्रीटमेंट उनको भी दें सर, उनको मजबूत कर दें, तो निश्चित है कि हम साल भर में 6 महीने में 1 साल 1.5 साल के अंदर एक वहाँ भी बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे को कोई संकोच नहीं लगता उनके साथ फ्रेशर एज ए फ्रेशर काम करने में, क्योंकि एक मंझे हुए कलाकार के साथ काम करना तो ये है कि भाई मैं रैंक का रेपुटेशन वो मेरे रिगार्ड देंगे, बट फ्रेशर के लिए मैं डायमंड और ब्लू डायमंड कुछ भी नहीं सर, उसके लिए एज ए फ्रेशर के रूप में काम करूंगा ताकि उसको किसी प्रकार हेजिटेशन ना रहे कि मैं किसी डायमंड के साथ हूँ, वो कसमा नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब अगर आप फ्रेशर के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने को डायमंड नहीं बल्कि उसका एक एक्टिव एमराल्ड, रूबी स्टार, टोपाज बन करके आप काम करें। मेरे ख्याल से शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता होगा। अगर मेरी 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं और मुझे कोई नई फैक्ट्री शुरू करनी है, नई कंपनी शुरू करनी है, तो मेरा ही इन्वॉल्वमेंट उसमें जाना चाहिए, मैं उसको किसी और के हवाले नहीं कर सकता, अपने ही सुपरविजन में ही काम करूंगा। इसी प्रकार से अगर मेरी टीम में 4 स्टार सफायर बन गए हैं तो मेरे को 5वां स्टार सफायर बनाना तो मुझे खुद लगना पड़ेगा सर, है ना? बिल्कुल, यही आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी अगर 4 फैक्ट्री चल रही है रेगुलर तो जरूरी है उनको दूर से मॉनिटर की जा सकता सर, बट अगर 5 भी खोलनी है तो सर हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे भी जाके आपको कर्मचारी नियुक्त करने में अपनी मर्जी मुताबिक रॉ मटेरियल तैयार करना, मतलब सारा एसेट, मतलब जो भी ऑफिस का मेंटेन सारा आपको करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी 5 फैक्ट्री बन के तैयार हो जाती है।
बहुत बढ़िया बात है सर, आपने बहुत जबरदस्त मैसेज दे दिया कि किस प्रकार से डेप्थ क्रिएट की जाए, खुद लग करके इस खुद काम लग को के करना करें, बिना चाहिए, है लगे ना? नहीं। ओके, तो सर अभी जैसे नेटवर्क बढ़ते जाता है जी, जी। तो प्रॉब्लम्स भी आती ही जाती हैं, तो आप अपनी पूरी टीम को कैसे संभाल करके, मतलब एक छतरी के नीचे आप कैसे लेकर के चलते हैं? क्योंकि आज तक मुझे आपके नीचे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपकी टीम से आज तक मेरे पास अभी कॉल नहीं आया, 4 साल हो चुके जी हैं, सर, जबकि आप फ्रेशर से लेकर फ्रेशर के से अभी। डायमंड तक के सफर में जी, जी। मैंने आपके अलावा आपकी टीम में किसी से मेरी कोई शिकायत, किसी बंदे को आपसे कोई कोई शिकायत नहीं शिकायत है। नहीं। जी, तो कैसे आप ये कंट्रोल कर पाते हैं सर? जी सर, ऐसा तो है नहीं कि सर आपस में विवाद नहीं होते बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि मनमुटाव नहीं होते बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। तो कैसे आप कंट्रोल कर पाते हैं पूरी टीम को? बिल्कुल सर, पहली बात तो ये है सर कि मैंने पहले ही आपसे बोला कि अगर बिज़नेस करने हैं तो संबंधों के साथ करो सर। करेक्ट है। अगर हमारे संबंध मधुर है ना सर, तो बिज़नेस तो हम सेकेंडरी है सर, करा ले जाएँगे। तो मैंने ना पूरे बिज़नेस की ऐसे समझ लो कि पूरी मॉनिटरिंग कर रखी है। आज मेरे पास अगर 75,000 लोग हैं सर, तो मैंने ना जो मेरे शुरू के कोर मेंबर हैं, शुरुआत के लोग हैं, उनको उनके हिस्से का काम दे रखा है। ओके, उनका उनका जो जैसे जो भी पार्ट है कि भाई तेरे लोग जो तेरे को कहाँ मीटिंग करानी है, तू बताएगा मेरे को, नीचे से कोई कॉल मेरे को नहीं आएगी। उनसे बोला कि अगर किसी छोटी सी ट्रेनिंग सेमिनार जो भी एजुकेशन का पार्ट है, अगर उनसे जो भी फीडबैक ऊपर तक आ रहे हैं और वो मेरे को दे रहे हैं, यही परंपरा मैंने पूरी टीम में डाल रखी है। इसीलिए सर आप तक आज तक कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ के फोन तो मेरे पास भी नहीं आते, क्योंकि यही परंपरा हमने डाल रखी है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि हम ना एक ऐसी कल्चर डेवलप करना कल्चर जरूरी डेवलप कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल, कल्चर, जैसे आपकी टीम से मेरे को कॉल नहीं आता, बिल्कुल। वैसे ही आपको डायरेक्ट कोई कॉल नहीं मेरे को करता, कॉल नहीं आती सर। और सब वो तब वो संभव हो पाता जब लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले पाता रिस्पॉन्सिबिलिटी, है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो आपके नीचे वाले को मुझे कॉल करना ही बिल्कुल पड़ेगा। करना पड़ेगा सर। आपके नीचे वाले जो कोर लीडर है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं निभाएंगे निभाएंगे, बिल्कुल। तो आपने एक कल्चर कल्चर डेवलप कर डेवलप दिया। किया। दूसरी बड़ी बात सर, अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं ऐसी बातों बातों में डिस्प्यूट होता है कि यार हॉट टॉक हो जाती कोई ना कोई। अगर मेरे को पूरे किसी नेटवर्क में कोई भी अगर इतनी सी ऑब्जेक्शन समझ में आए, उलझन समझ में किसी भी लीडर्स के माध्यम से, या इवन अगर बात करूँ फ्रेशर से भी, तो सर मैं किसी लीडर को बीच में छोड़ता नहीं, फिर मैं सीधे इन्वॉल्व होकर उस गुत्थी को एग्जिट टाइम पर सुलझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, आप उससे जो है कि जख्मों को नासूर नासुर नहीं बनने देते, जख्मों को वहीं पर रिपेयर वहीं रिपेयर, क्योंकि बात कही एक छोटी सी फुंसी है, अगर नहीं रिपेयर किया गया तो वो कल फोड़ा बनेगा, फोड़ा बन के कल के कैंसर बन जाएगा, बन जाए। तो पूरा बॉडी खराब कर सकती है। तो हमेशा अपनी टीम में जो भी डाउनफॉल आते हैं, प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो उसको पेंडिंग नहीं रखना पेंडिंग नहीं चाहिए, रखता, बिल्कुल। डिसीजन दो, खत्म करो उस मामले को, आर पार करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो सर आगे आपका क्या विजन है, कितना बड़ा विजन लेकर के आप चल रहे हैं? बिल्कुल सर, वैसे तो सर हम मिडिल क्लास के थे पहले, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में जाते जब तक रहे तो लाखों की बातें चलती थी वहाँ पे सर, क्योंकि इससे ऊपर मेरी इनकम नहीं गई है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि अब तो इंडस्ट्री का स्वरूप बदल रहा, इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, एजुकेशन का पार्ट बन गया सर। अब पढ़े लिखे बच्चे इसको डिप्लोमा करके आ रहे हैं, तो लग रहा है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री के में बढ़ता चला तो मेरे भी सर सपने बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले छोटी गाड़ी थी, आज बड़ी गाड़ी ले ली, जैसे सफारी ले रखी मैंने, तो मेरे को लगता है कि मैं भी जो गाड़ी आने वाले समय परचेस करूँगा, अपना खुद का ड्रीम हाउस हो इसी बिजनेस से, और अपनी कम से कम एक ऐसी लग्जरियस कार हो जो मेरे एरिया में, बुंदेलखंड क्षेत्र में ना हो। क्या बात। तो मैं ये मेंटेन करूंगा सर कैसे भी करके, और ये सब पॉसिबल अगर मैं यहाँ से एक करोड़ रुपए की अचीवमेंट कर सकता हूँ तो 10 करोड़ की भी करूंगा, 100 करोड़ की भी करूंगा, अरबों की भी करूंगा। क्या बात है सर, जी सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। अब सर कुछ एक क्वेश्चन है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं ही नहीं मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी आपसे, आपको कितना समय हो गया कुल, वापस से हम रिपीट करेंगे इस सवाल को जो शुरुआत में पूछा था मैंने। इस बिजनेस में आते हैं सर, देखा जाए तो 4 साल सितंबर में मेरे को हो जाएंगे। वर्किंग टाइम मेरी 4 साल की है, अगर मैं वो सॉरी वर्किंग टाइम मेरी 3.5 साल की है, ज्वाइनिंग मेरी 4 साल की। 4 साल की। तो 3.5 साल में आज आपकी कितनी इनकम है? मैं सर यहाँ से कहूँ कि वैसे तो ऑन रिकॉर्ड मेरी 80 लाख रुपए है। 80 लाख। अगर मैं सारे अचीवमेंट की बात करूँ सर तो 1 करोड़ प्लस करके। 1 करोड़ प्लस। टूर सारी। क्या बात है सर। फिलहाल आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? मैं इस समय सर सफारी का, टाटा सफारी का टॉप मॉडल, एक कंपार्टमेंट है, उसको मेंटेन करता हूँ। ओके, आपने कब परचेज की वो? ये मैंने की थी 17 फरवरी 2024 को। इसी बिजनेस के आने के बाद। ये उससे पहले आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते थे? अगर मैं इस बिजनेस से पहले की बात करूँ तो मेरे पास 800 हुआ करती थी। 800। लेकिन इसी गाड़ी से आके मेरी दूसरी गाड़ी सर। इससे पहले मैंने गाड़ी सेलेरियो गाड़ी परचेस करी थी मारुति की, और विगत 2.5 साल उसको चलाया, और 2.5 साल बाद मैंने इस गाड़ी को, टाटा सफारी को परचेस किया। तो AWPL से पहले आप सेलेरियो चलाते? ना, मैं 800 चलाता था। 800 सेलेरियो तो कितने साल चलाई थी आपने? वो तो मैंने सर 15 साल चलाई। 15 साल? यस, मतलब
आपने सही फायदा उठाया बिल्कुल मारुति बिल्कुल वालों पूरी जिंदगी 800 में कटनी थी सर। का। ओके, कभी आपने सोचा सोचा था नहीं था डन। कि आप टाटा सफारी भी ले पाओगे? अब कभी नहीं सोचा था उस बिजनेस में, तो सर ये था कि हमें गाड़ी पे जिंदगी गुजारनी थी। अब पता क्या सोचे, हमें गाड़ियों पे जिंदगी गुजारनी अरे वाह, क्या बात सर, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो सर इसके अलावा देश विदेश के भी टूर आपको मिले बिल्कुल होंगे? बिल्कुल सर। यहाँ से तो मैं देश में तो आप बहुत जगह घूम चुके होंगे। ऐसा सर कोई देश का कोना नहीं बचा जहाँ मैं इस बिजनेस के माध्यम नहीं गया। ओके, चाहे इंटरनेशनल टूर आपके कितने हो चुके हैं और कहाँ कहाँ आप गए हो अभी तक? इंटरनेशनल टूर अगर बात करूँ सर, मैं थाईलैंड 2 बार हो गया है, अच्छा, मालदीव, ओके, दुबई पूरी फैमिली के साथ हो गया है, ओके, मलेशिया ट्रिप पेंडिंग है मेरा, किसी कोविड की वजह से नहीं जा पाए थे हम लोग, जी, बट मलेशिया जाएंगे। और अभी अगर मैं कहूँ मालदीव पे भी ट्रिप मेरा हुआ है, पेंडिंग है, बट कैसे कह सकता हूँ, 3 देश घूम के आया हूँ, 2 देश मेरी पेंडिंग है सर। ओके। इनमें से जो आप 3 देशों में घूम करके आए हो, सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा? मेरे को सर दुबई लगा था पूरी फैमिली के साथ, हाँ, क्योंकि रियलिटी में सर हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन जब पूरी फैमिली को लेके गया और उनकी आंखों में वो जो सपने वाला जो कभी दूर से हुआ करते थे, जो खुशियां देखी, तो लगा यार आप जिंदगी सफल है सर। सही बात है। तो मेरे को बच्चों की सबसे खुशी में, पारिवारिक खुशी में अपनी खुशी अपनी होती खुशी है से ना। ये लग्जरियस पूरा जीवन इंसान उन्हीं के लिए तो होने जीता के है। लिए जीते तो और जब वो खुश होते हैं तो हम खुश हम भी होते खुश हैं। ऐसी सेम फीलिंग सर मेरी भी रही थी। ओके सर, आपका और कोई सपना जो आप देश विदेश अपने बच्चों को कहीं घुमाना चाहते हो? बच्चों का कोई सपना हो कहीं बिल्कुल सर। मेरा बेटा इसी इंडस्ट्री का मैं ही बढ़ना चाहता सर। लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप खुद तो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, स्टेबल करते हैं, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढ के रखते हैं। बट मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में सफल हो सकता हूँ, तो मैंने इस बिजनेस में अपने बेटे को भी डाल रखा है सर। और उसका सपना है कि मैं इस इंडस्ट्री से पापा से ज़्यादा बढ़ के काम कर पाऊँ। क्या बात है। तो मैं उसके सपने को पूरा करवाऊँगा सर, चाहे मेरे को जो करना पड़ जाए। और जैसे मैं सुनता रहता हूँ कि बेटियाँ हैं, तो हम अपनी चाहतों के हिसाब से उनके ऊपर एक्सपेंस नहीं कर पाते। कभी जिंदगी भर पूरा डर लगा रहता है कि यार बेटी जिस घर जाएगी तो पता नहीं कि कमज़ोर माहौल मिले, घर के लोग कैसे मिले सर, अच्छे रख रखाव कर पाएँ नहीं कर पाएँ, उसकी देख रेख कर पाएँ। बाकी कल किसी ने नहीं देखा कल क्या होने वाला है, लेकिन ये तो है सर कि मैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बना के भेज दूंगा। यहाँ से वो जब भी विदा होकर जाएगी ना, तो 2-4-5 लाख रुपये महीने की होके जाएगी सर। कभी उसको इस बात का आभास नहीं होगा कि मैं पैसे का अभाव है मेरे पास। बेटी का भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अपने हिसाब से तो हर बाप अपनी बेटी को अच्छे घर में देता अच्छे है। घर में। तो इसी से ना एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ गया सर। जी जी जी, राजा जनक ने भी अपनी बेटी को दिया तो राजकुमार को ही था, बिल्कुल, लेकिन उसे 14 साल 14 साल वनवास का वनवास, गुजारना पड़ा। ये बिल्कुल सर। तो बेहतर ये है कि अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढने की बजाय उस बेटी को इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बना बनाया के, जाए, बिल्कुल सर, मैं वही करके जा रहा हूँ। ताकि उसके जीवन में कोई भी ड्राबैक अगर आए तो वो किसी पर डिपेंड डिपेंड ना ना रहे। रहे, बिल्कुल सर। ये भी मैं भी सोचता हूँ। मैंने सर ऐसा ही किया है। मैं अगर दूसरों के लिए कह सकता हूँ कि मैं दूसरों की बच्चों की दूसरों की लाइफ इसमें सेट कर रहा हूँ, तो निश्चित है सर मैंने अपनी बेटी की लाइफ भी सेट कर रखी है और मैंने अपनी बेटी की लाइफ भी सेट कर रखी है सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। अब एक मैसेज ऐसे माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए नौकरी को ही सबसे बड़ा ऑप्शन समझते हैं, सिक्योरिटी ढूंढते हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग में एज ए कैरियर के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ऐसे माता पिता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे माता पिता ने अपने बच्चों को एक ही पढ़ाई का उद्देश्य बना रखा है सर, कि तेरे को नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। अगर कुछ नहीं कर पाए तो धंधे के लोग उतार देते हैं। तो मैं ऐसे माता पिता से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दें। इस इंडस्ट्री का स्वरूप बढ़ रहा है, इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने दें सर। और अगर इस इंडस्ट्री में गए हैं तो उनके बीच में कोई भी बैरिकेडिंग न डालें, उन्हें मौका दें 3 साल 4 साल 5 साल का। ये तय है सर कि वो बच्चे अपनी पीढ़ी अपने खानदान का इतिहास बदल सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए तो माता पिता से कहूँगा कि उन्हें उनकी फ्री स्टाइल में लाइफ सर्वाइव करने का मौका दिया जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, महेश सर, इस फ्रूटफुल नॉलेज के लिए। आपने जो बताया बातें, अब सर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन इस वादे के साथ में कि दोबारा अपने चैनल बुलाऊं तो आपको आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जब भी आदेश होगा बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।